जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। एक बहुत दिनों से डाउट हो रहा था हमारे लोकल यूथ भाइयों को, तो उसी के संबंध में हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं। सबसे पहले तो देखिए, लोकल यूथ जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमको सुन पा रहे होंगे, जहाँ पर भी शासन आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही है ना, तो थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप लोगों की पेमेंट आएगी। वेरिफिकेशन का एक इशू चल रहा है ना, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। क्या है कि कुछ लोगों परेशान तो हो ही रहे हैं, परेशान होने के साथ साथ एक दूसरे में भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जब तक शासन का कोई लिखित पत्र नहीं आता, लिखित कोई आदेश नहीं आता है, बिल्कुल घबराएं या परेशान ना होएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, हमने बताया था कि यदि आपको कोई भी जानकारी चेक करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपना लॉगिन करिए। जैसे हमने लॉगिन किया है ना, वेब उसमें सारा ऐप में आप लॉगिन करके पहला ऑप्शन दिख रहा है DCS लोकल यूथ पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तरीके का डेटा दिख जाएगा, एक क्रॉप डेटा, दूसरा नॉन क्रॉप डेटा। ठीक है, तो क्रॉप डेटा पे आप क्लिक करके, है ना, ये देखिए जानकारी देखेंगे तो ये आपको पूरे स्टेट की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ वेरीफाइड हुआ है और किस तहसील में अभी वेरीफाइड होना पेंडिंग है। ये देखिए, अभी बहुत सारी तहसील हैं, ये आप देख सकते हैं दाएं हाथ पे लास्ट में नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है जिनमें। ठीक है, तो ये नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। दूसरा नॉन क्रॉप डेटा है, इसमें जानकारी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डेटा नॉन वेरीफाइड दिख रहा है। तो जब तक ये 100% वेरीफाइड नहीं हो जाएगा तब तक पेमेंट की जो प्रोसेस है वो स्लो है ना। यदि आपकी सारे लोगों का वेरीफाइड हो जाएगा तो इजीली पेमेंट की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो जो भी लोकल यूथ हैं, अपने अपने तहसील स्तर पे, अपने अपने तहसीलों पे, अपने अपने जहाँ पर भी वो काम कर रहे थे ब्लॉक पे जाकर, है ना, इसको वेरीफाई कराएं ताकि आपकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये आपकी पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट है जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, वो ये है कि ये एक नई चीज़ आई है। तो जो नई चीज़ आई है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप सारा में जाइए। सारा में जाने के बाद ये देखिए, आपको ये दिख रहा है डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे पे आपको क्लिक करना है विजिट पे। जैसे आप विजिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। इस ऑप्शन में सबसे नीचे दिख रहा है एक ऑप्शन EOI, DCS EOI, है ना। EOI पे हमने क्लिक किया तो ये हमारा विंडो खुल गया। क्या है ये EOI का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्या है, हम इसके बारे में आपको आज जानकारी दे रहे हैं। कई लोग, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं, घबरा रहे हैं, तो हम ये बता देते हैं कि इसमें क्या है, इंडस्ट्री का कंसल्टेशन है या EOI मांगा है। किस लिए मांगा है? एम्पेनलमेंट ऑफ मैन पावर एजेंसीज टू कैरी आउट डिजिटल क्रॉप सर्वे इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इसको समझिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये समझ लीजिए आप। अभी क्या हो रहा है, अभी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं DCS के ऊपर कोई नहीं है मैन पावर, उनकी कोई एजेंसी नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है। तो ऐसे में कुछ समस्याएं आ रही हैं DCS को, कुछ समस्याएं आ रही गवर्नमेंट को समस्या आ रही है उनसे काम कराने में, उनको समस्या आ रही है, उनको समय से पेमेंट नहीं मिल रही, उनको उनके बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोई आई कार्ड नहीं है किसी के पास, है ना, किसी के पास फ्यूल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, मोबाइल नहीं है, या कई लोगों के पास टैबलेट नहीं है, मतलब मोबाइल टैबलेट नहीं है, या गाड़ी के संसाधन नहीं है, पेपर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, यदि खेतों में जा रहे हैं तो जूते नहीं है, बरसात में जा रहे हैं तो छाता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जो लोकल यूथ की थी। और हाँ, यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसे काम करा रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट सबको देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, तो गवर्नमेंट ने केवल व्यक्तियों को अपॉइंट किया था। तो अब इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का क्या यूज़ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो आयुक्त भू अभिलेख हैं मध्य प्रदेश के, वो एक्सपीरियंस्ड फर्म्स को, जो ऐसी फर्म्स हैं, जो एजेंसीज़ हैं जिन्होंने ऐसे काम करे हैं, उनको इंडस्ट्री कंसल्टेशन के लिए या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आमंत्रित करती है कि वो आएँ और मैन पावर एजेंसीज़ को डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मैन पावर प्रोवाइड करें, यानी कि लोगों को अपॉइंट करें। ठीक है, जो भी फॉर्म्स हैं, वो जो नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है उसको भर के सरकार को सबमिट कर सकता है। तो इसकी ये पूरी PDF है 23 पेज की, इसको आप आराम से एक एक चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। केवल डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर ये कह रहा है कि ये केवल EOI है। EOI मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यह ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी प्रकार से भी किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो रोजगार के संबंध में हो, चाहे वो प्रदर्शन के संबंध में, चाहे वो सप्लाई के संबंध में हो, चाहे वो मैन पावर प्रोवाइडेशन के संबंध में हो, है ना, या किसी प्रेजेंटेशन के संबंध में हो, लोगों के सुझाव मांगती है, लोगों से राय मांगती है और लोगों की निविदाओं को अलग से आमंत्रित करने के लिए एक आवेदन मांगती है। ठीक है, ये कोई निविदा नहीं है, ये कोई विज्ञापन नहीं है ना, ये केवल एक पत्र है जहाँ पर वो आपसे आपका इंटरेस्ट मांग रही है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो इसमें एक आवेदन के साथ एक प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है।
कि इसको कोई एग्रीमेंट ना समझा जाए, इसको कोई निविदा ना समझा जाए, इसको कोई विज्ञापन ना समझा जाए, ठीक है। फिर एक्रोनिम्स है ना, एजेंसी क्या है, परिभाषाएं हैं ये। एजेंसीज क्या होंगी, ऐसी कंपनी, ऐसी सोसाइटी, ऐसे फर्म जो कि भारत के साथ पंजीकृत हों, साथ ही वो ईओआई जो सबमिट करें वो उसी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि शासन चाह रही है, उसी फॉर्मेट में हो। उसके बाद सीएलआर यानी आयुक्त, डीसीएस यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे, ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जीओएमपी यानी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जीएसटी, एचओ हेड ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टू एजेंसीज, डीसीएलआर, जॉइंट सीएलआर, लेटर ऑफ इंटेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस, एमपीसीएलआर, एमपीएलआरएस, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सारा जिस पे आप काम करते आए हैं, एसएलए, एसएलआर, एसओडब्ल्यू, टीओआरडब्ल्यू, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के हो गए। अब इंट्रोडक्शन क्या है, मध्य प्रदेश सीएलआर क्या है, एमपीएलआरएस क्या है, इसके बारे में। ईओआई का उद्देश्य क्या है, तो ईओआई का उद्देश्य है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एजेंसीज, ऐसी एजेंसीज, ऐसी फर्म्स को पहचानना और उनसे काम कराना जो समय समय पर शासन को डीसीएस कार्य कराने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति दे सके या व्यक्ति प्रदान कर सके, ठीक है। उसके बाद उनकी अप्रोच समझना, उनका तरीका समझना और समय समय पर इनके द्वारा प्रदान किए गए सुझावों को, है ना, लागू करना और इनकी कैपेबिलिटी के अनुसार एजेंसी से काम करवाना, ठीक है। इससे टेक्निकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मजबूती मिलेगी, इससे कि फाइनेंशियल जो वायबिलिटी है, जो स्कोप है काम का, वो बढ़ाया जा सकेगा, जिससे जो निर्धारित शर्तें उसके हिसाब से काम हो सके। इवेल्युएटिंग द ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा हो सके, है ना, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सही काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग द रिक्वायर्ड वर्क, यानी कि जो काम किया जा रहा है उसके काम करने के दौरान असली में क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक है, और विभिन्न सुझाव जिससे कि काम को और बेहतर बनाया जा सके। और आउटरीच ऑफ द इंटरेस्टेड एजेंसीज, फील्ड पर काम करने का तजुर्बा, एजेंसीज के द्वारा फील्ड पर काम करने के तरीके को, तजुर्बे को, आउटरीच को एसेस करना, ठीक है। उसके बाद सीएलआर जो है हैज़ द अथॉरिटी, उनके पास पावर है कि वो जब चाहे तब, मतलब इसके ऊपर कोई न्यू टेंडर भी ओपन कर सकते हैं और लिमिटेड टेंडर भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ईओआई के संबंध में। प्रोजेक्ट का ब्रीफ क्या है कि लगभग राज्य सरकार के पास लगभग 3,14,992 खसरे हैं, जो कि समय समय पर घटते हैं, वो मतलब सॉरी बढ़ते रहते हैं, घटते बहुत कम है ना, बढ़ते रहते हैं। तो और जो राज्य है वो वर्तमान समय में साल में 3 बार फसलें, मतलब 3 बार फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद, यानी गर्मी की फसल, बरसात की फसल और ठंडी की फसल, ठीक है। इन 3 प्रकार की फसलों को डीसीएस के माध्यम से, डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से, या जिसको आम बोलचाल में गिरदावरी भी कहा जाता है, सारा ऐप के माध्यम से रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, जिसके नियम जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा तय किए गए हैं, लैंड रिकॉर्ड्स के रूल्स द्वारा तय किए गए हैं। जब कोई फसल जब बोई जाती है तो बोनी के बाद कुछ समय बाद उस फसल को देखकर उसको खसरों पर प्रविष्टि की जाती है, ठीक है। एक एक व्यक्ति की फसल को एक एक खसरे में प्रविष्ट किया जाता है, किसके माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, ठीक है। अब इस कार्य को पहले पटवारी जी द्वारा किया जाता था, अब इसको डीसीएस द्वारा या लोकल यूथ द्वारा किया जा रहा है वर्तमान समय में, और डीसीएस द्वारा किया जाना है इस कार्य को 45 दिन में, जिसको वेरीफाई किया जाएगा पटवारी जी द्वारा, ठीक है। तो अब इसका डेटा जो है समय समय पर नियमित रूप से कलेक्ट किया जा रहा था। अब इसमें जो डेटा है, इसको जो इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, उसके लिए जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है गिरदावरी की, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटल क्रॉप सर्वे इनिशिएट किया था, ठीक है। इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट में सिवनी और नीमच में चलाया गया था, जो कि इस बार खरीफ 2024 में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया है ना। तो ये जो डीसीएस का वर्क है अभी लोकल यूथ के द्वारा करवाया जा रहा है। अब भविष्य में जो शासन है उसने क्या किया है, इनसे मांग की है, किनसे मांग की है, किसी कंपनी या एजेंसी से मांग की है कि वो आगे आएँ और इन लोकल यूथ को वो करें। अब देखो, इसके आगे बढ़ने से पहले हम समझ लें कि लोकल यूथ और ये कंपनी, ये जो ईओआई है, इसका क्या मतलब है। पहले क्या हो रहा था, जो हमारे लोकल यूथ थे उनके पास दिक्कत ये हो रही थी कि उनके कोई ऊपर नहीं था, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास कोई नहीं था, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा क्या हो रहा था, मिसगाइड होकर, मिस इन्फॉर्मेशन में, मिसकम्युनिकेशन के कारण परेशान हो रहे थे। अब उनके ऊपर एक एजेंसी अपॉइंट करने के लिए शासन ने लोगों से प्रस्ताव मांगा है कि यदि हम आपको एजेंसी को इनवाइट कर रहे हैं, आप आएँ और लोकल यूथ के हिसाब से काम कराएं, तो जो लोकल यूथ से वो काम कराएंगे तो लोकल यूथ के पेमेंट के लिए भविष्य में कौन बाध्य होगा, वो एजेंसी,
ठीक है। समय पर पेमेंट देना, समय पर इनको बेसिक संसाधन प्रोवाइड कराना, समय पर इन लोगों की मॉनिटरिंग करना, अटेंडेंस देना, इन्होंने कितना काम किया है कितना काम नहीं किया है वो देखना, यदि कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको बदलने का काम, ठीक है। ये सब काम कौन करेगा? अब एजेंसी, है ना। ऐसा प्रस्ताव इन्होंने मांगा है। अब इसमें टेक्निकल प्रेजेंटेशन में क्या है, एजेंसी क्या करेगी? एजेंसी जो होगी वो भारत में काम करने वाली होनी चाहिए, उसका पहले का काम अच्छा होना चाहिए, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी एजेंसी की वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि टर्नओवर के हिसाब से वो काम कर सके, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, मेथोडोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मैन पावर होनी चाहिए, ईयर वाइज जो है प्रोजेक्ट जो है अगले 5 साल के लिए यदि निर्धारित किया जाए तो एजेंसी काम कर सके, ठीक है, उसका डिटेल्ड बजट होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, आपने देखा ये वाला पॉइंट है 14वां पॉइंट, ये कह रहा है प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी प्लान होना चाहिए जो लगभग आने वाले 5 साल तक के लिए सक्सेस मतलब वो हो, ठीक है, सस्टेनेबल हो यानी सर्वाइव कर पाए। रिस्क और मिटिगेशन प्लान क्या होना चाहिए इसका कम एजेंसी का, तो ये सारी चीज़ें। ब्रॉड स्कोप, तो अभी हम DCS का काम करवा रहे हैं, मतलब जो काम होगा एजेंसी का वो क्या होगा? सबसे पहला काम है नेसेसरी पर्सनल यानी आवश्यक लोगों की सप्लाई प्रोवाइड करना, आवश्यक लोग प्रोवाइड करना जो DCS का काम कर सकेंगे। इसके बाद एडिशनल पर्सनल, यदि मान लो शासन को और ज़रूरत पड़ रही है और हमको DCS चाहिए है तो वो डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए और व्यक्तियों को दे सके, कौन? एजेंसी। इसके साथ ये चेक करना कि सभी लोग जिनको जितने सर्वे दिए गए हैं वो समय से उतने सर्वे का काम करें, DCS की एक्टिविटी को 45 दिन में पूरा किया जा सके, क्वालिफिकेशन को पूरा किया जा सके, ठीक है, कंफर्म किया जा सके कि जो पर्सनल है उनको नेसेसरी सर्वे की डिवाइसेस दी गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी गई हैं। ये कौन तय करेगी? एजेंसी तय करेंगी, ठीक है। इसके बाद रेगुलर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, तो जो रेगुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है यानी समय समय पर किसने कितना काम किया, किसने काम कितना नहीं किया, ये कौन देगा? एजेंसी देगी सरकार को। और मैन पावर की अटेंडेंस, कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, उसकी अटेंडेंस क्या है। उसके बाद जो इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस भी होगा, यानी कि यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके इंश्योरेंस की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? एजेंसी की। एजेंसी की यानी कि अभी जो लोकल यूथ थे, इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, उनका पूरा का पूरा दायित्व, पूरी की पूरी उनकी जवाबदारी किसकी हो जाएगी? इस एजेंसी की। यानी जो भी एजेंसी आएगी, आमंत्रण पे सरकार के प्रस्ताव देती है तो वो उन लोकल यूथ, यदि लोकल यूथ को जो अपॉइंट होते हैं उनकी पूरी जवाबदारी वेतन की, उनके इंश्योरेंस की, उनकी बेसिक सुविधाओं की किसकी रहेगी? कंपनी की, ठीक है। शासन की जिम्मेदारी रहेगी खसरों की जानकारी देना, गांव की जानकारी देना, ऐप देना, ऐप के साथ गांव का डेटा देना, ठीक है, उस डेटा में पटवारी के द्वारा समय समय पर पूरा डेटा को वेरीफाई करवाना, ठीक है, और जो पेमेंट होगी क्रॉप सर्वे की सक्सेसफुल पेमेंट समय से देना, ये शासन की जिम्मेदारी है। लेकिन साथ में देखिए ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, शासन कोई भी बाइक, मोबाइल फ़ोन, मोटर बाइक या कोई और खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं देगी, किसको? एजेंसी को या मैन पावर को, ठीक है। ये एजेंसी अपने मन से देगी जो भी, तो एजेंसी इसका प्रस्ताव दे सकती है ना, कि कोई एजेंसी यदि प्रस्ताव देती है कि हम ये देंगे, हमको इतना बजट है, तो उस प्रकार से वो अपना आवेदन कर सकती है। लेकिन शासन द्वारा ये अलग से नहीं दिया जाएगा किसी को भी। शासन एक पेमेंट जो भी तय होगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी, जो भी बायलॉज बनेंगे, जो भी है ना MOA बनेगा, वो एक बात की बात है, लेकिन शासन अपनी तरफ से ये सब चीज़ें नहीं देगी। एजेंसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो समय से 100% क्रॉप सर्वे का काम करवाए। एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो समय समय पर मांगा गया मैन पावर प्रोवाइड कराए। एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझे और एस्टिमेट, यानी कि जितने लोग मांगे गए हैं, जितने लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर उतने लोग प्रोवाइड कर सके। एजेंसी को ये ध्यान रखना होगा कि प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस है ना, वो पहले समीक्षा कर ले, कहे के सबमिट करने के, प्रपोजल देने के पहले अच्छे से समीक्षा कर लें कि बजट कितना लग सकता है। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना होगा एजेंसी को। एजेंसी जो मैन पावर दे रही है उसकी अटेंडेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो मैन पावर प्रोवाइड किया जाएगा एजेंसी के द्वारा, वो एम्प्लॉयज़ लोकल यूथ होंगे, है ना, उसी गांव के लोकल विलेज के उस व्यक्ति होंगे। यदि किसी कारण से यदि कोई लोकल यूथ उस गांव में नहीं है, तब एजेंसी जो है वो नियरेस्ट यानी आसपास के गांव के ही लोकल यूथ को अपॉइंट कर सकेगी। मतलब जो लोकल यूथ अभी है, लगभग मान के चलिए वही लोकल यूथ भविष्य में रहने की संभावना है यदि वो काम करते हैं तो, ठीक है। अब यदि कोई सर्वे रिजेक्ट किया जाता है तो ये एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको दोबारा करवाएगी, ठीक है। अब जो टोटल खसरे उसकी जानकारी पीछे दी हुई है। जनरल इंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ के लिए तो ये कोई ऑफ़र नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, ये केवल EOI है। एजेंसी को जो है सारे खर्चे उठाने होंगे पार्टिसिपेशन की EOI में, है ना। ये रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल नहीं है। MPSLR के पास पूरे अधिकार हैं,
जो अंतिम समय पर भी निर्णय बदल सकती है। ईओआई का भी एमपीएसएलआर के जो है एजेंसी के प्रेजेंटेशन को अच्छे से ब्रीफ करेगी और अंतिम निर्णय ले सकेगी समय पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होगा वो टेक्निकल प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन जो बनाया जाएगा, प्रस्ताव जो बनाया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट में बने हैं, जो चीज़ें हैं उसी हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें से कोई भी प्रपोजल को डेट के बाद नहीं एक्सेप्ट होगा। कोई इन्फॉर्मेशन यदि प्रोवाइड की जा रही है ईओआई के बेसिस पे, तो वो यदि गलत होगी तो उस एजेंसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एमपीसीएलआर जो है किसी या सभी रिस्पॉन्स को रिजेक्ट कर सकते हैं जो उनको प्राप्त होंगे उनके आधार पे, निर्णय के आधार पे। ठीक है, एमपीसीएलआर जो है प्रपोजल को एलिजिबल कंडीशन एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद टेंडर, ओपन टेंडर को लेटर वो किया जाएगा बाद में। ठीक है, इसी के साथ एजेंसीज जो हैं जो इच्छा रखती हैं देना चाहती हैं ईओआई के तहत, वो ये देख लें कि उनके द्वारा सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लिया गया हो जो मांगी गई हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बांटी जा रही है एमपीसीएलआर और ईओआई के बेसिस पे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा और किसी को भी नहीं बताया जाएगा बिना लिखित सूचना के। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। सबमिशन ऑफ प्रपोजल कैसे होगा, तो ईओ सारा में ये जो दिया हुआ है इसमें आप समझ लें एजेंसीज का प्रपोजल एनेक्सर के हिसाब से दे दें। तो ये पहला एनेक्सर है, ऐसा आवेदन देंगे। ठीक है, ऐसा आवेदन कोई भी एजेंसी दे सकती है। दूसरे में एजेंसी की प्रोफाइल है, उसने कितने साल काम किया है, उसने कहाँ पर लोग दिए हैं, उसका 3 साल का टर्नओवर कितना था, उसने 3 साल में प्रॉफिट कितना कमाया, अभी उसके पास कितना स्टाफ है। ठीक है, फिर तीसरा एनेक्सर है जो ये कह रहा है कि उसने आउटसोर्स यानी दिए जो बंदों को प्रोवाइड करता है, जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, है ना, उन्होंने कितने बंदे दिए हैं, कैसे दिए हैं, उनने कितना अच्छा काम किया है, क्या काम किया है, कितने समय तक काम किया है। चौथा है सर्वे के प्रोजेक्ट्स, सर्वे प्रोजेक्ट्स के संबंध में क्या इनका एक्सपीरियंस है ना, कितने रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया है, सर्वे के संबंध में कितने सर्वेज करवाए हैं। फिर ये एस्टिमेटेड खसरा है और टोटल एस्टिमेटेड लोकल यूथ है। ये लोकल यूथ की संख्या जो है घट बढ़ सकती है ना। जैसे कि किसी भी ज़िले में आप उठा लेंगे तो ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर है राजगढ़ में 1 करोड़ कितनी है, हाँ 13,04,622। ठीक है, 13,04,622 ऐसे करके सबका अलग अलग है। तो लगभग जैसा हमने शुरू में बताया था कितना है, 3,14,09,92 है ना। और अभी लोकल यूथ कितने हो गए, 35,126। हालांकि अभी कितने हैं, 1,10,000 हैं। इसको शासन ने अभी अपने स्तर पे एस्टिमेट करके कम किया है। वो तो एजेंसीज जो होंगी, एजेंसीज का जो प्रपोजल होगा उस हिसाब से उनकी संख्या घटेगी और बढ़ेगी। ठीक है, फिर एनेक्सर 6 कहता है प्रपोजिशन ऑफ दिस ईओआई बेस्ड ऑन दी पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या था, 3 लाख खसरे थे, ईयरली एक्टिविटी थी, 3 बार हुई थी। अप्रॉक्सीमेट कितना था, 31 से 35,008 रुपये प्रति खसरा दिया गया था, जहाँ पर फसल के हिसाब से प्रति फसल दिया गया था। और यदि किसी खेत में एक फसल से ज़्यादा है तो 2 रुपये प्रति फसल, अधिकतम 14 रुपये। ठीक है, सर्वे के मेन पॉइंट क्या है, पहला है फसल की जानकारी, दूसरा किसान की जानकारी, तीसरा उसकी जियो लोकेशन, चौथा उसकी जियो लोकेशन को क्लियर करना पिक्चर से, चौथा वेरिफिकेशन ऑफ दी सर्वे। ठीक है, उस सर्वे को वो करना। फिर टाइम क्या है, 45 दिन में गिरदावरी या डीसीएस का काम करना है। 6+ एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, जो सर्वेयर है वो 8वीं पास होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। एजेंसी इंश्योर करे कि सर्वेयर जो है उसी गांव का हो और यदि उस गांव में ना मिल रहा हो तो वो पास के गांव को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए जो प्रायोरिटी होगी, जो प्रेफरेंस होगा वो एक फीमेल सर्वेयर को दिया जाएगा, है ना। देन लोअर एज सर्वेयर विद इन एज लिमिट स्पेसिफाइड अबव। तो जो ऊपर उम्र दी गई है उसके हिसाब से महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो वेजेस हैं, जो पेमेंट है सर्वेयर को, वो कैसे दिया जाएगा, नियम अनुसार, जो नियम तय किया गया है उसके अनुसार दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, जो शासन ने कहा है कि जो एजेंसी है वो एक व्यक्ति को एक सीज़न में एक ही लोकल यूथ चुनेगी, अगले सीज़न के लिए उसको नया लोकल यूथ चुनना होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, एजेंसी मस्ट इंश्योर दैट सर्वेयर हु सर्वे अ पर्टिकुलर विलेज, जो किसी गांव में सर्वे कर रहा है, शुड नॉट बी असाइंड द सेम विलेज इन द नेक्स्ट सीजन। अगले सीज़न में उसको वही विलेज ना दिया जाए। अगला विलेज मतलब विलेज चेंज कर सकते हैं आप, उस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको आप दूसरा कोई गांव दे सकते हैं, लेकिन वही गांव नहीं देंगे जहाँ उसने किया है। प्रोसेस वही है ना। प्रोसेस क्या है, सारा में जाना है, इस तरीके से फसल चुनना है, फसल में जाकर उसकी फसल की किस्म, बीज का प्रकार, सिंचित असिंचित, है ना, रोपा छिड़का, ये चुनकर फ़ोटो खींच के 3 फ़ोटो खींच के सबमिट कर देना एरिया के हिसाब से, कितने एरिया में उसने फसल बोई है। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या देखेंगे, नेम ऑफ द क्रॉप, टाइप ऑफ द क्रॉप, कब बोई गई थी, बीज का प्रकार, वैरायटी,
है ना, हाउस द सीड, कैसे बीज थे, इरिगेशन की सिचुएशन, ठीक है, एक फ़ोटो, डेट और जो फसल भरी उसकी जानकारी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लोकल यूथ के लिए वही है, भू लेख पे जाकर पंजीयन करना है, 18 साल से 40 साल का होना चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, एंड्रॉयड 6 से ज़्यादा का उसके पास इंटरनेट मतलब फ़ोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट हो। ठीक है, यदि लोकल यूथ उस ग्राम पंचायत में नहीं है तो अगली नज़दीकी ग्राम पंचायत से लोकल यूथ अपॉइंट किया जा सकता है। जो प्राथमिकता है वो किसको देनी है, महिला कैंडिडेट्स को देनी है। इनकी लोकल यूथ किसके द्वारा होगी, जो संबंधित आरआई हैं उनके द्वारा होगी। ठीक है, तहसील स्तर पे। और जो कंसर्न, जो इनके संबंधित पटवारी हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे कि इनको जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का असाइन किया गया है वर्क वो सही से हो जाए। ठीक है, और यही लोकल यूथ चाहें तो डिजिटल क्रॉप सर्वे कहाँ से करवा सकते हैं, एमपी किसान ऐप से। तो इस तरीके से हमने देखा, पूरा यूआई हमने आपके सामने एक बार पढ़ दिया है। ठीक है, ये देखिए टाइमिंग दी है कि पहला काम जो है 15 दिन में नियुक्ति होगी, पंजीयन होंगे, 15 दिन के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद 45 दिन गिरदावरी होगी, उसी 45 दिन में सर्वे होगा, उसके बाद सुपरवाइज़र का वेरिफिकेशन होगा 10 दिन में, फिर 5 दिन में किसानों द्वारा आपत्ति लगाई जाएगी या ऑब्जेक्शन होगा, उस ऑब्जेक्शन का निराकरण 5 दिन में होगा। ठीक है, उसी 5 दिन के दौरान वेरीफायर अप्रूव कर लेंगे और फाइनली डिजिटल क्रॉप सर्वे का इन्वेस्टिगेशन वर्क हो जाएगा। तो यह प्रोसेस है ना। अब आप समझ गए हैं कि ईओआई जो आया है ये लोकल यूथ के फ़ायदे के लिए आया है, ताकि लोकल यूथ जो है उनकी एक प्रेजेंटेशन हो और उनको इजीली सैलरी, पैसा, जो भी वेतनमान, जो मानदेय उनको मिल रहा है, वेतन मिल रहा है उनको, उनके काम का वो मिल सके। ठीक है, इसलिए एजेंसी से क्या मांगा है, ईओआई मांगा है। अब इसके आगे क्या निर्णय है वो शासन का, और जो कंपनीज़ हैं, जो एजेंसीज़ हैं, जो अपना ईओआई दे रही हैं अपने बजट के साथ, अपने प्रस्ताव के साथ, उन पर निर्भर करेगा। तो आशा करते हैं आपको कुछ थोड़ा सा लगा होगा, जो आप लोग डाउट में थे, कंफ्यूज हो रहे थे, वो नहीं होंगे। एजेंसीज़ के आ जाने से आप लोग के लिए एक काम की सुविधा आसान हो जाएगी कि आप लोग जो अभी पेमेंट के लिए परेशान हो रहे हैं वो नहीं होना पड़ेगा। जो आपको रिसोर्सेज की कमी लग रही थी वो नहीं होना पड़ेगा। शासन ने साफ कहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी, इंश्योरेंस कवरेज भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हैं। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट होगा ईओआई के संबंध में तो वो हमको बताएगा, तो हम प्रयास करेंगे उसके भी उस डाउट को दूर कर सकें। तब तक आप अपने तहसील स्तर पर जाकर अपना वेरिफिकेशन चेक कर लें, आप खुद चेक कर लें, है ना। जो हमने आपको लिस्ट डाली थी उस पर आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपको ग्रामवार जानकारी भी मिल जाएगी, है ना, कि किस ग्राम का वेरिफिकेशन पेंडिंग है। खसरे की जानकारी भी आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि किस लोकल यूथ के किस खसरे का कितना पैसा उसको मिल रहा है। ठीक है, और कोई जानकारी अभी हमारे पास है नहीं लोकल यूथ के संबंध में, जैसी आएगी हम ज़रूर आपसे साझा करेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।